नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। वेरियस असेसमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। प्रत्येक एसएससी को अपनी इनकम का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। यह ब्यौरा रिटर्न ऑफ इनकम भरकर दिया जाता है और एसएससी द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम की सत्यता की जांच यानी कि उसको परखेंगे कि परखने की जो प्रोसेस वो अपनाएंगे उस प्रोसेस को असेसमेंट बोला जाता है। देन है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। थर्ड है रेगुलर असेसमेंट एंड फोर्थ है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। तो ये जो असेसमेंट है वह चार तरह का होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। तो आइए इनको डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं कर निर्धारण। सेल्फ असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसएससी प्रीवियस ईयर में अर्न की गई अपनी इनकम पर सेल्फली मतलब खुद से टैक्स का या टैक्स की कैलकुलेशन करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करता है। परंतु इनकम ऑफ रिटर्न सबमिट करने से पहले उसे इनकम ऑफ रिटर्न के बेस पे जो कर चुकाना है वो पहले चुकाना पड़ेगा, मतलब उसका भुगतान पहले करना पड़ेगा, उसके बाद वो सबमिट करेगा। और कर की राशि जो कर की अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते समय वो कुछ बातों का ध्यान भी रखेगा। वो बातें क्या हैं उसमें हैं, पहले से चुकाया गया टैक्स, उसने जो पहले चुका रखा है उस टैक्स की अमाउंट को ध्यान में रखेगा। टीडीएस या इंडिया के बाहर किसी कंट्री में दिए गए टैक्स के संबंध में सेक्शन 90 और 91 के अकॉर्डिंग टैक्स में छूट, या इंडिया के बाहर किसी स्पेसिफिक एरिया में दिए गए टैक्स के संबंध में सेक्शन 90A के अकॉर्डिंग टैक्स में छूट। तो ये जो 4 पॉइंट है इनमें से इनको जब वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा उनमें से इनको देखते हुए वो इनकी अमाउंट को घटा के जो बची हुई शेष टैक्सेबल अमाउंट है वो, या रिटर्न ऑफ इनकम देरी से अगर वो दाखिल कर रहा है तो उस पर जो ब्याज उस पर लगेगा, या अग्रिम टैक्स चुकाने में वो चूक करता है या देरी होने पर जो ब्याज चुकाना है वो सब एक तरह से भरने के लिए जो एसएससी है वो लायबल होगा। कैसे? सबसे पहले वो कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन में वो देखेगा इन चारों पॉइंट्स में से अगर कुछ घटाने योग्य कोई उसके पास है तो वो उसको माइनस करेगा। देन जो बची हुई राशि है वो, या रिटर्न को दाखिल करते हुए देर कर रहा है वो, या कोई चूक कर रहा है तो उस पर दिए जाने वाला ब्याज, इन सभी को वो ध्यान में रखेगा और अगर वो चूक करता है तो वो लायबल होगा। देन यदि एसएससी टैक्स की अमाउंट को कंप्लीट फुली या हाफली या इंटरेस्ट या दोनों की पेमेंट करने में चूक कर रहा है, या तो वो कंप्लीट राशि नहीं दे रहा है टैक्स की, या हाफ देने में भी चूक कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट में भी चूक कर रहा है, तो अगर वो कोई चूक करता है और वो दोषी या चूक करने वाला एसएससी माना जाएगा और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये था सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। इसमें क्या है कि वो खुद अपनी इनकम पर जो टैक्स की अमाउंट है वो कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो समरी असेसमेंट क्या है? इसमें ऐसा असेसमेंट टैक्स असेसमेंट शामिल किया जाता है जिसमें एसएससी को बुलाए बिना ही टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेशन करता है। देन प्रोसीड्यूर ऑफ समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जैसे जैसे स्टेप कहे गए हैं वैसे वैसे
इस प्रोसेस को आपने लिखना है। तो समरी असेसमेंट में रिटर्न ऑफ इनकम की डीपली जांच नहीं की जाती और एसएससी को बुलाए बिना और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, अकाउंट्स की डिमांड किए बिना ही समरी असेसमेंट यानी टैक्स कैलकुलेशन ऑफिसर टैक्स की कैलकुलेशन कर देता है। मेनली क्या है, जो सेल्फ था उसमें वो एक एसएससी खुद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एसएससी खुद नहीं करता बल्कि एक टैक्स कैलकुलेटिंग ऑफिसर ये काम कर रहा है। काफ़ी डीपली वो रिटर्न ऑफ इनकम की जांच नहीं करेगा, उसको बिना बुलाए करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वगैरह इनकी डिमांड किए बिना ही वो कैलकुलेशन करता है। तो कुछ कंडीशंस हैं कि टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हुए कुछ एडजस्टमेंट की जाती है। इन एडजस्टमेंट के बाद ही जो है अगला कदम उठाया जाता है। तो वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1, जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसमें किसी प्रकार की अर्थमेटिकल एरर को देखना या कोई रॉन्ग क्लेम तो नहीं, जैसा उस विवरणी में स्पष्ट कर रखा है, स्पष्ट ना किया गया हो। रॉन्ग क्लेम मतलब दिखा रखा हो। यहाँ पे रॉन्ग क्लेम का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी एंट्री जो मेल ना खा रही हो, ऐसी दिखा रखी है और शंका पैदा कर दे अगर। देन थर्ड है अर्थमेटिकल एरर या ये रॉन्ग क्लेम करने के बाद एडजस्टमेंट इनकम के आधार पर एसएससी द्वारा जो टैक्स या ब्याज की गणना की जाती है कि सामने वाले को, डिपार्टमेंट की ओर से सामने वाले को एसएससी को कितना देना है। देन फोर्थ है एसएससी द्वारा जो अमाउंट वो दे रहा है एसएससी या एसएससी को टैक्स की वापसी के संबंध में एसएससी को सूचना दी जाती है। अगर उसने ज़्यादा दे दिया तो डिपार्टमेंट उसको कुछ अमाउंट वापस करेगा, और अगर फिक्स एक जितनी थी उतनी बनती थी उसने एसएससी ने डिपार्टमेंट को उतनी दिया तो उसको आगाह करेगा, एक तरह से इंफॉर्मेशन देगा कि हमें रिसीव हो चुकी है, लाइक मैसेज। देन फिफ्थ है यदि एसएससी द्वारा रिटर्न में दिखाई गई कोई भी लॉस की राशि एडजस्टमेंट की जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन एसएससी को दी जाती है। देन हमारा 6 पॉइंट है यदि टैक्स की कोई अमाउंट या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह की अमाउंट वापसी योग्य नहीं है और रिटर्न ऑफ इनकम में दर्शाई गई इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई है तो एक्नॉलेजमेंट इंफॉर्मेशन मानी जाती है, जो अटैच में जो होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स उनके आधार पर। देन टाइम लिमिट फॉर समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग समरी असेसमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न दाखिल की जाती है उसकी एंडिंग मतलब उस ईयर की एंडिंग होने से 1 ईयर के अंदर इसकी जो है कैलकुलेशन की जानी चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 और इसका प्रोसीड्यूर। थर्ड है हमारा रेगुलर असेसमेंट। जो रेगुलर असेसमेंट है वो आगे इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट है स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। इसको स्टार्ट करते हैं। जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो काफ़ी ह्यूज टैक्स असेसमेंट है, जिसे टेस्टिंग टैक्स असेसमेंट भी कहा जाता है। इसमें एसएससी द्वारा लॉस डिडक्शन एक्स्ट्रा के रिलेटेड जो भी क्लेम किए गए हैं उनकी सत्यता की जांच की जाती है। देन इसका भी प्रोसीड्यूर है कि क्या क्या स्टेप हैं फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्रोसीड्यूर ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। यदि टैक्स असेसमेंट ऑफिसर एसएससी द्वारा दाखिल की गई रिटर्न ऑफ इनकम की सत्यता एवं
संपूर्णता का सत्यापन करना आवश्यक। मतलब जो टैक्स ऑफिसर है, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है, वो जो एसएससी ने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट की है वो चाहता है कि इसको परखा जाए कि जो उसने सबमिट की है वो ठीक है या नहीं, ताकि वह ये डिसीजन ले सके कि इनकम कम नहीं दिखाई गई है या हानि अधिक ज़्यादा नहीं दिखाई गई है या कम टैक्स का पेमेंट की गई है या कुछ भी। तो इस तरह से वो जो है एसएससी को एक फिक्स डेट को अपने दफ्तर में उपस्थित यानी प्रेजेंट होने की और साथ में रिटर्न ऑफ इनकम के पक्ष में कुछ प्रूफ पेश करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। देन सेकंड है, जो नोटिस है वो जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल की जाती है उसकी समाप्ति उसकी दी एंड से 6 मंथ के अंदर जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा एक ऑफिसर की ओर से। अगर उस ऑफिसर को लगे कि टैक्स कम दिया गया है या टैक्स ज़्यादा दे दिया गया है, मतलब थोड़ी सी भी अगर शंका लगे उसको। देन थर्ड है, नोटिस के जवाब में एसएससी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट्स या जो भी है उन प्रूफ्स को उसके समक्ष यानी पेश करेगा। देन फोर्थ है, एसएससी द्वारा पेश किए गए प्रूफ या गवाहों के आधार पर टैक्स असेसमेंट ऑफिसर जो है, अगर वो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर खुद सबूत को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट करता है या मटेरियल के आधार पर टैक्स असेसमेंट ऑफिसर रिटर्न में एसएससी की टोटल इनकम या टोटल लॉस का निर्धारण या कैलकुलेशन करेगा। या तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर एसएससी प्रूफ इकट्ठे कर रहा है उनके आधार पर वो कैलकुलेट करेगा या वो खुद ही कलेक्ट करेगा प्रूफ को और उनके आधार पर कैलकुलेशन करेगा टोटल इनकम की या टोटल हानि की, लॉस की। और इस निर्धारण के आधार पर एसएससी द्वारा जो धन या करदाता को वापस की जाने, अगर एसएससी के द्वारा और ज़्यादा टैक्स देना बनता है वो या एसएससी को वापस करना बनता है तो वो फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा स्क्रूटनी असेसमेंट में टाइम लिमिट सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग टैक्स असेसमेंट रिलेटेड टैक्स असेसमेंट ईयर की जो समाप्ति जिस भी ईयर में फाइनेंशियल ईयर में वो नोटिस जारी किया गया था उसके 21 मंथ्स के अंदर इसको ख़त्म किया जाएगा। अब है थर्ड का सेकंड पार्ट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। जब एसएससी टैक्स असेसमेंट के दौरान टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के साथ सहयोग नहीं करता या डिमांड करने पर प्रूफ ना दिखाता हो तो जो ऑफिसर है वो अपने पास जो उसने कलेक्शन की या प्रूफ की मटेरियल की उनके हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर टैक्स असेसमेंट का डिसीजन लेगा और इसी को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोला जाता है। मतलब यहाँ पर एसएससी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा, तो जो है ऑफिसर उसको खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर जजमेंट करनी पड़ेगी और ये जो जजमेंट होगी वो पूरी तरह से ऑनेस्टी से होगी। देन जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो भी आगे 2 टाइप्स का है, कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट। तो फर्स्ट करते हैं पहले कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। एसएससी द्वारा हेल्प न करने पर या ज़रूरी इंफॉर्मेशन न देने पर टैक्स ऑफिसर सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग कंपलसरी
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के आधार पर अपना डिसीजन लेगा, बल्कि वो कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। तो कुछ कंडीशन है जहाँ पर एक ऑफिसर ऐसा कर सकता है, अपना डिसीजन सुना सकता है। वो कंडीशन नंबर 1, यदि असेसी 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक फिक्स डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम को सबमिट ना करता हो। सेकंड है, यदि एसएससी सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग दिए गए नोटिस, जो उसको नोटिस भेजा गया था, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट ना करता हो, या डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स आदि की डिमांड की गई थी ऑफिसर के द्वारा लेकिन उसने ना पेश की गई हो, एसएससी ने ना ऐसी पेश की गई हो, या एसएससी द्वारा 142 सबसेक्शन 2A के अकॉर्डिंग अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका उसने ऑडिट ना करवाया उनको, या रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करने के बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 2A के अकॉर्डिंग जारी किया गया जो उसको नोटिस था उसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट नहीं होता और प्रूफ ना पेश करता हो। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे बेस्ट कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लागू होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 सॉरी। तो यहाँ पर जो कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है उसका भी एक प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस कैसे है, जो ऑफिसर है टैक्स ऑफिसर वो एसएससी को एक नोटिस जारी करेगा कि कोज बताओ या कारण बताओ कि क्यों जो टैक्स ऑफिसर है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कर निर्धारण न करे। अगर वो नहीं मानता और जो हमारा ऑफिसर है वो एक्सपीरियंस के आधार पर कर देता है लेकिन सामने भरना तो एसएससी को और एसएससी नहीं मान रहा, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्यों हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बेस्ट जजमेंट ना करें। देन सेकंड है, इस प्रकार की जो कैलकुलेशन करने से पहले सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के तहत एक नोटिस जारी किया गया हो तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात कहने की, मतलब एक सुनवाई का अधिकार मिलेगा, उसको राइट मिलेगा। देन आखिरी नेक्स्ट स्टेप है, अगर ऑफिसर एसएससी के दिए गए उत्तर आंसर से सेटिस्फाई नहीं है और उसे यह बिलीव है कि टैक्स असेसमेंट जो है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के आधार पर किया जाना चाहिए, तो वह अपने एक्सपीरियंस के आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा तथा एसएससी द्वारा दे या उसे वापस होने वाली कर की राशि की कैलकुलेशन की जाती है उसके बाद। देन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है ये कई बार एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि काफ़ी इसमें इसके आगे 2 पार्ट है, देन उनके प्रोसीड्यूर्स हैं। तो अब हम कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम। क्या क्या अगर वो इनको इस बेस्ट कंपलसरी बेस्ट जजमेंट को फॉलो नहीं करता या बस बेस्ट जजमेंट को फॉलो नहीं करता तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। तो नंबर 1 है एसएससी पर पेनल्टी लग सकती है या फिर उसे सज़ा भी हो सकती है, या जितने भी कर वापसी अगर एक डिपार्टमेंट की ओर से उसको देनी बनती है तो वो कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के विरुद्ध अपील करने की कंडीशन में एसएससी को अपीलेंट ऑफिसर के सामने नए तथ्य प्रस्तुत करने से भी रोका जा सकता है। तो ये था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देन इसकी टाइम लिमिट सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर में या असेसमेंट ईयर की में दाखिल की गया उसकी ख़त्म होने से 21 मंथ के अंदर आवश्यक इसका जो है निपटारा हो जाना चाहिए।
अब आता है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेकंड पार्ट, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें क्या है, जो डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो डिसीजन है वो उन कंडीशन में किया जाता है जब टैक्स ऑफिसर एसएससी की हिसाब किताब की एक्यूरेसी से सेटिस्फाई न हो, या जब एसएससी ने हिसाब किताब की कोई मेथड रेगुलरिटी से न फॉलो किया हो, तब जो ऑफिसर है वो डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से टैक्स की कैलकुलेशन करता है। तो जो ऑफिसर है वो इन कंडीशन में अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा और एसएससी को ऐसे टैक्स कैलकुलेशन के विरुद्ध अपील करने का भी जो है राइट प्राप्त होता है, उसको मिलता है ये राइट कि वो आगे अपील कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई ना हो। कौन? एसएससी। लास्ट पॉइंट जो पार्ट है, लास्ट टाइप्स, वो है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ऑफ, या इसको रीअसेसमेंट भी बोला जाता है, सेक्शन 147। इसमें क्या है, यदि असेसमेंट ऑफिसर को ये लगता है कि किसी भी असेसमेंट ईयर की टैक्सेबल इनकम का की कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो वह ऐसी इनकम का असेसमेंट या कैलकुलेशन या पुनः कैलकुलेशन करेगा। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इनकम असेसमेंट से छूटी हुई आय मानी जाती है। तो इसमें फर्स्ट है, एसएससी ने रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल ही न की हो क्योंकि उसकी जो इनकम है वो एग्जम्ड हो, या एसएससी ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिलेशन में सेक्शन 92E के अकॉर्डिंग रिपोर्ट पेश न की गई हो, या जहां असेसमेंट हो गया हो परंतु यदि उसने टैक्सेबल इनकम को कम दिखाया गया हो, या इनकम पर टैक्स की दर कम लगा रखी हो, या डिडक्शन ज़्यादा ले ली हो। इसके अलावा एसएससी के पास इंडिया से बाहर कोई संपत्ति हो या उसका उस संपत्ति में हित हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब जो एक ऑफिसर है वो रीअसेसमेंट करेगा, या जो उसने एसएससी ने छुपाव करने की कोशिश की है उनकी कैलकुलेशन करने का राइट होगा एक ऑफिसर के पास। तो इसमें भी प्रोसीड्यूर है कि किस तरह से स्टेप्स कदम उठाए जाएंगे एक प्रोसेस की तरह। तो प्रोसीड्यूर ऑफ रीअसेसमेंट सेक्शन 147, टैक्स ऑफिसर को एसएससी को सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग नोटिस जारी करना पड़ेगा और एसएससी को सुनने का उचित एक राइट मिलेगा कि वो अपनी बात कह सके। सेकंड है, ऑफिसर कैलकुलेशन से बची हुई इनकम का जो उसने कैलकुलेशन करने के बाद जो इनकम बचती हो उसकी रीकैलकुलेशन कर सकता है। या थर्ड है, ऐसी इनकम जो कि अपील, रेफरेंस या रिवीजन के केसेस में विचाराधीन हो का रीअसेसमेंट नहीं किया जा सकता। देन टाइम लिमिट फॉर, जो है टाइम लिमिट क्या कुछ है, इसका सेक्शन है 149। तो अगर जो बची हुई इनकम है वो 1 लाख से कम है तो असेसमेंट ईयर के बाद 4 ईयर्स के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। सेकंड है, अगर बची हुई इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो असेसमेंट ईयर के बाद 6 ईयर्स के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट। तो ये जो असेसमेंट है वे 4 टाइप्स के होते हैं जो कि काफ़ी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।